ओके बच्चों, तो सबसे पहले तो आज हम एसी का एक्सरसाइज वगैरह डिस्कशन कर लेते कंप्लीट। और एसी के मॉड्यूल में भी अगर कुछ डाउट हो आपको, बिगिनर बॉक्स तो हम वैसे कर चुके हैं। अगर कुछ डाउट लग रहा है आपको बिगिनर बॉक्स का तो वो भी पूछ सकते हो। इलस्ट्रेशंस जो भी है उसमें कुछ डाउट है तो वो भी बता दो, ठीक है। सो सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है क्या? यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। एनी डाउट इन एनी इलस्ट्रेशंस ऑफ एसी? वर्कड आउट इलस्ट्रेशन 6, ठीक है, वर्कड आउट इलस्ट्रेशन 6, लास्ट में जो वर्कड आउट इलस्ट्रेशन होते हैं उसका 6। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर एन एलसीआर सीरीज सर्किट द फेजर ऑफ करंट आई इन अप्लाइड वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी आर शोन इन द डायग्राम। करंट पाई बाय 3 फेज आगे दिख रहा है मुझे फेजर डायग्राम में। फिर आगे क्या कहना चाह रहे हैं? T0 पर फेजर दिखा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि T0 पर फेजर दिखा है और वोल्टेज का जो फेजर है वो अलोंग एक्सिस दिखा दिया, करंट का उससे पाई बाय 3 एंगल आगे दिखा दिया, है ना। तो इसका मतलब वोल्टेज T इक्वल टू 0 पर 0 है। वोल्टेज की इक्वेशन अपन साइन में लिखेंगे और करंट की इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है T इक्वल टू पाई अपॉन 2 ओमेगा पे इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज नेगेटिव। इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय सोर्स इज नेगेटिव। तो अब पावर के लिए तो पहले इक्वेशंस लिख लो और उसके बाद आगे सॉल्व कर लो उसको, है ना। वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। T0 पर वोल्टेज 0 है इसलिए। और करंट की इक्वेशन आ जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब तुम पावर वगैरह निकाल सकते हो यार इनका मल्टीप्लीकेशन करके। V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। जिस टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है वो टाइम रख दो, पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो t को पाई बाय 2 ओमेगा डालो यहाँ पे। पाई अपॉन 2 ओमेगा पे साइन पाई बाय 2 1 हो गया। पाई अपॉन 2 ओमेगा पे ये पाई बाय 2 साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? cos थीटा। cos पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसका बी पार्ट, फ्रॉम 0 टू 2 पाई बाय 3 ओमेगा एवरेज पावर सप्लाइड बाय सोर्स इज पॉजिटिव। तो आपको एक टाइम इंटरवल दिया है और उस टाइम इंटरवल में एवरेज पावर पूछिए। एवरेज पावर कैसे निकालते हैं हम, याद करो। पावर को टाइम के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं जिस भी टाइम इंटरवल में निकालना है। अब जो टाइम इंटरवल दिया है वो रख दो, 0 से 2 पाई बाय 3 ओमेगा टाइम इंटरवल बोला है तो इसमें निकालोगे और जो टाइम इंटरवल है उससे डिवाइड करोगे, ये आएगी एवरेज पावर दिए हुए टाइम इंटरवल में। समझे क्या? गिवन टाइम इंटरवल में एवरेज पावर ऐसे फाइंड कर लेंगे हम। 2 पाई बाय 3 ओमेगा बोला है ना, हाँ। बस अभी पावर का एक्सप्रेशन यहाँ रखो, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। इसके आगे मैथ्स बचा है, इसके आगे अभी पूरा नहीं हुआ है ना, इंटीग्रेशन करना है आपको लिमिट्स रखकर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 6। और क्वेश्चन अच्छा लगा यार मेरे को ये, क्योंकि इसमें आपसे थोड़ा सा अलग चीज पूछ ली, एवरेज पावर किसी टाइम इंटरवल में पूछ ली, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हो गया ये, अच्छा था क्वेश्चन। चलो और बताओ, इजी है बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 31 इलस्ट्रेशन आ रहा है। इलस्ट्रेशन 31 एक्सरसाइज से पहले हम इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो इलस्ट्रेशन में जो जो डाउट है देख लो। एक मेरे पास इलस्ट्रेशन 31 आया है, जस्ट अ मिनट मैं ओपन कर लूं। इलस्ट्रेशन 31, हाँ। एन एलसी सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर is connected to a variable frequency alternating current source alternating current source लगा दिया आपने। draw a rough sketch of the current variation as the frequencies change from 1 kilohertz to 3 kilohertz, ठीक है। और करंट सोर्स लगा है, एक मिनट फिर से पढ़ लूं मैं। कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स एज शोन इन द फिगर। लेकिन ग्राफ में उन्होंने क्वेश्चन में तो वो दिखाया है, पोटेंशियल का सिंबल बताया है, करंट का तो लिखा नहीं है उन्होंने। थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझको, और उन्होंने करंट का ग्राफ बोल दिया। हाँ, मॉड्यूल का पेज नंबर है ये 117, इलस्ट्रेशन 31। तो पोटेंशियल सोर्स ही कह के करना चाह रहे हैं वो लोग क्वेश्चन में। पैरेलल एलसी है, इंडक्टर और एक कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं,
यहाँ एमीटर शो कर रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर उन्होंने सोर्स ऐसा शो कर रखा है। क्वेश्चन में करंट सोर्स बोला है, करंट सोर्स का मतलब ये हो जाएगा जिससे कांस्टेंट करंट आए, करंट सोर्स का मतलब हो रहा है कांस्टेंट करंट। तो करंट सोर्स मतलब कि यहाँ से करंट की वैल्यू फिक्स आ रही है, पोटेंशियल चेंज होगा इसमें, ठीक है। जो भी हो, मतलब करंट सोर्स से फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने करंट का ग्राफ पूछा है तो ओमेगा, मतलब वो कहना ये नहीं चाह रहे कि करंट का सोर्स है, वो लगा पोटेंशियल के सोर्स है, ठीक है। जब पोटेंशियल हम लगाएंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा के साथ फिर करंट चेंज होगा सर्किट में। पैरेलल ऐसी सर्किट है, तो यहाँ पर अब करंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, V बाय Z, और पैरेलल में 1/Z का रिलेशन आप जानते हो, रूट ओवर 1/R का स्क्वायर, R तो है ही नहीं यहाँ पर, 1/XC माइनस 1/XL का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास करंट की। तो करंट की वैल्यू होगी जो भी पोटेंशियल की पीक वैल्यू आरएमएस, करंट आरएमएस लेंगे तो आरएमएस ले लेंगे, करंट पीक लेंगे तो यहाँ पीक ले लेंगे। तो फिलहाल मैं आरएमएस ले रहा हूँ, और ये सॉल्व करो रूट वगैरह करके, तो 1/XC माइनस 1/XL आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट ये जीरो जैसा हो रहा है ना। तो करंट का ग्राफ होना चाहिए, जब ओमेगा को स्मॉल होगा तो ये बहुत बड़ा होगा एक्सी बड़ा होने से, तो शुरू में ज्यादा होगा, एक जगह जीरो होके फिर ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए। अब किस फ्रीक्वेंसी पे जीरो होगा आप वो भी निकाल सकते हो, है ना, एक्सएल इक्वल टू एक्सी रेजोनेंस वाली, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू एक्सी, देखो उन्होंने भी यही करा सॉल्यूशन में, 1.6 किलोहर्ट्ज आ गए उनके लगभग, तो 1.6 किलोहर्ट्ज पे डिप दिखा दिया और बाकी बना दिया, ठीक। चलो ओके, एनी अदर डाउट, इलस्ट्रेशन कंप्लीट। इलस्ट्रेशन में कुछ और है क्या, बताइए जल्दी से। नो, ठीक, अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। तो अब एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 पहले तो 17 तक सिंगल चॉइस है, सिंगल चॉइस में कोई भी डाउट। एक्सरसाइज 1 अप टू क्वेश्चन 17, फर्स्ट 12 14। चलो फर्स्ट पढ़ रहा हूं मैं। In inductive circuit given in the figure, the current rises after the switch is closed. LR सर्किट दिख रहा है ये, तो मतलब बैटरी देखो डीसी लगा रखी, तो LR सर्किट है ना। The current rises after the switch is closed at the instant when the current is 15 milliampere. The potential difference across the inductor. तो करंट 15 मिलीएम्पेयर दिया है, तो आपको रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, और बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप पता है 100 माइनस रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप करो तो बचा हुआ इंडक्टर को मिल रहा होगा। आगे आंसर, अच्छा एसी थोड़ी हो, हाँ चलो फिर 12 नंबर डाउट है ना। 12, an AC source of angular frequency omega is fed across a resistor R and a capacitor C in series. The current resistance is I. Now the frequency of source is changed to omega by 3, but maintaining the same voltage, the current in the circuit is found to be half. Then the ratio of reactance to resistance at the original frequency omega is. अच्छा, तो शुरू में जो करंट है वो I है, तो शुरू में जो करंट होगा, AC सर्किट है, करंट को लिख सकते हैं V by Z, V RMS by Z। जस्ट मिनट, करंट को लिख सकते हैं V by Z, करंट पहले I आ रहा है, तो I इक्वल टू V by Z, और पहले Z होगा रूट ओवर R स्क्वायर, क्या लगाया था उन्होंने, रजिस्टर और कैपेसिटर है, तो 1/ओमेगा C, और बाद का जो करंट है वो आधा दिया है, क्वेश्चन में बोला है सेम पोटेंशियल से, R तो बदला नहीं है, और उन्होंने ओमेगा को ओमेगा बाय 3 करा है, तो इसको ओमेगा बाय 3 करेंगे तो है 3 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन, सही बात है। रेशियो ले लो दोनों इक्वेशन का, रेशियो ले लो, तो 2 इक्वल टू हो गया मेरे पास रूट ओवर R स्क्वायर प्लस 3 बाय ओमेगा C का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर, रूट इधर हटाओ, यहाँ 4 हो गया, सॉल्व करो, देखो 4R स्क्वायर प्लस 4 बाय ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 9 बाय ओमेगा C का स्क्वायर। देखो ये बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है, 3R स्क्वायर ये उधर ले जाओ तो 5 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये 1/ओमेगा C शुरू का रिएक्टेंस है ना। अब रेशो पूछा है सर्किट में, रेशो ऑफ रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस, तो रेजिस्टेंस टू रिएक्टेंस का रेशो 5/3 करो आंसर, ठीक।
गोपाल पूछ रहा है सर सीधे रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस क्यों नहीं कर सकते? सीधे नहीं कर सकते मतलब आप करना क्या चाह रहे हो? शुरू में कैसे करेंगे अपन, फिर क्या करेंगे? गोपाल फाइंड कैसे करेंगे बताओ? आर अपॉन 1/ओमेगा सी करके। अरे तो पता नहीं ना आपको, मतलब सी की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू पता नहीं है, फिर मतलब आंसर आप क्या लिखना चाह रहे हो? आर अपन ओमेगा सी, आर इंटू ओमेगा सी, तो आर नहीं पता, ओमेगा नहीं पता, सी नहीं पता, क्या करेंगे फिर? कुछ एक्सप्लेन करो आगे क्या। हाँ वही तो, कुछ पता ही नहीं हमको तो हमको जो दिया है इंफॉर्मेशन वो सोचो और उससे निकालने की कोशिश करो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का रेशो, है ना? चलो ये हो गया 12। 14 भी बोला था, टू डिफरेंट कॉइल हैव सेल्फ इंडक्शन L1 and L2 दे रखा है, द करंट इन वन कॉइल इज इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट, द करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज एट द सेम रेट। दोनों में करंट सेम रेट से बढ़ रहा है, ठीक है? एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन टू द टू कॉइल इज सेम। ये तो करा करा क्वेश्चन लग रहा है। पावर ऑफ द कॉइल सेम है, पावर होता है V इंटू आई, ठीक है? V होगा L डी आई बाई डी टी इंटू आई, डी आई बाई डी टी दोनों का सेम है, पावर दोनों का सेम है, इसका मतलब एल आई दोनों में सेम आ गया, एल आई दोनों में सेम है, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहे हैं? एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ पावर गिवन टू कॉइल इज सेम, at that time the current and the induced voltage and the energy stored in the first coil is I1 V1 W1, corresponding value for the second coil I2 W2 ओमेगा 2। तो इनका रेशो पूछा है, तो I का रेशो तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो Li कांस्टेंट है तो I1 by I2 शुड बी L2 by L1, ये हो जाएगा। और I का रेशो आ गया। अब तुमसे क्या पूछ रहे हैं? इंड्यूस्ड वोल्टेज का रेशो V1 by V2, V होता है L di by dt, तो V का रेशो हो जाएगा L का रेशो, बिकॉज di by dt तो सेम है, ठीक है? और लास्ट में पूछा है W का रेशो, W क्या थी, क्या लिखा था? एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर क्या होती है? हाफ L I स्क्वायर, और तुम्हें पता है कि I का रेशो क्या है और Li तो दोनों में सेम है, तो W का रेशो क्या होगा? L इंटू आई सेम है, तो सिंपली I1 by I2 का रेशो आ जाना चाहिए, है ना, विच इज गोइंग टू बी L2 by L1। तो आ गए क्या सारे रेशो? बोलो यस, ठीक है? चलो और बताओ, सिंगल चॉइस सारे हो गए, मल्टीपल करेक्ट में बता दो, कोई डाउट हो तो। सर आंसर ओनली डी है, आंसर ओनली डी है 14 का, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज टू द सेकंड देन। तो एक बार चेक कर लो, हमारा L1 by L2 का रेशियो आ रहा था 4/1, तो I1 by I2 का आएगा 1/4, ये सही है ना? और फिर I1 का रेशियो तो सही है, W का रेशियो L1 by L2 के रेशियो में आएगा, तो ये गलत है। हाँ W V का रेशियो भी सेम सही है, और W का रेशियो फर्स्ट भी सही है इसका यार, है ना? हाँ फर्स्ट भी सही आ रहा है ना, I1 by I2, I1 by I2 L2 by L1 हो जाएगा, तो 2/8 सही है फर्स्ट वाला, है ना? ठीक है, तो मल्टी करेक्ट हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है? हाँ तो ये थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। चलो और बताओ। वैभव बोल रहा है I1 इक्वल टू I2 होगा ना? क्यों बेटा वैभव, ऐसा क्यों होगा? I1 इक्वल टू I2 क्यों होगा? हमने देखा ना, देखो L इंटू आई कॉन्स्टेंट आ रहा है, दोनों को पावर सेम मिल रही है, डी आई बाई डी सेम है, तो Li सेम हो जाना चाहिए। ये दोनों चीज अगर सेम है, पावर एंड डी आई बाई डी टी, L इंटू आई कॉन्स्टेंट होना चाहिए। करंट इन द कॉइल इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। देखो किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना वो, आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन में, द करंट इन द वन कॉइल इज इंक्रीज्ड एट अ कांस्टेंट रेट, द करंट इन द सेकंड कॉइल इज आल्सो इंक्रीज्ड एट द सेम कांस्टेंट रेट, है ना? एट सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द पावर गिवन इज आल्सो सेम। अच्छा, तो ये थोड़ा सा शुरुआत में हमको पता नहीं है, देखो क्वेश्चन में हमें नहीं पता क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है, हो सकता है कि शुरू में दोनों अलग अलग सर्किट में लगी है,
करंट का रेट ऑफ चेंज सेम हो लेकिन स्टार्टिंग करंट अलग हो। अगर स्टार्टिंग करंट अलग होगा तो क्या करेंगे हम, है ना, वही तो, स्टार्टिंग करंट के बारे में तो हमें पता नहीं, तो फिर तो मुझे लगता है कि हम करंट सेम नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन मुझे पता नहीं है कि करंट का रेट ऑफ चेंज क्या 0 टाइम से अभी तक हमेशा ही सेम है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेम है ना, ये भी नहीं पता है हमको। चलो ईशान एंड्रेस करा, कोई डाउट? अच्छा ईशान को क्लियर है, ठीक है। चलो तो मुझे तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए, है ना। हाँ, और आंसर सी भी होगा, हाँ उसमें सी भी तो आ रहा था अपना, सही बात है, सी भी तो होगा। W का रेशियो मेरा क्या आया था, W का रेशियो L के इनवर्स रेशियो में आ गया, तो L2/L1 1/4 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। यस, तो ACD क्वेश्चन की लैंग्वेज में या तो लिखा हो कि स्टार्टिंग में 0 करंट है और हमेशा ही सेम रेट से करंट इंक्रीज हो रहा है, तो मैं फिर ठीक है, वो फिर डी आंसर सही हो जाएगा ओनली, बाकी हट जाएंगे, है ना। चलो और बताओ फिर। अच्छा एक सेकेंड, सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट सुनो, 2 मिनट शांति शांति, एक और कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। आप लोगों ने बोला कि करंट का रेट ऑफ चेंज सेम है और आप करंट उससे सेम प्रूव कर दे रहे हो, है ना, सही बात है। करंट का रेट ऑफ चेंज सेम है और करंट आपने सेम प्रूव कर दिया, ये करा था ना आपने। अब बताओ करंट का रेट ऑफ चेंज सेम है और करंट भी आपने सेम प्रूव कर दिया, तो पावर सेम कैसे हो सकती फिर, बोलो, है ना, पावर तो सेम हो ही नहीं सकती फिर तो फिर गलत है ना, वो बिल्कुल ही गलत हो गया है, तो पावर सेम तो पॉसिबल ही नहीं है ना फिर। अगर स्टार्टिंग में 0 करंट था और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो करंट सेम प्रूव करा आपने, डी/dt भी सेम है, ये दोनों सेम है, तो पावर सेम कैसे हो सकती है जबकि एल अलग है, ठीक है। चलो सो सॉल्यूशन की थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक। 18 19 20 में कोई डाउट? सब क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक्सरसाइज 2 पे आ जाते हैं, तो बताओ एक्सरसाइज 2 कॉम्बिनेशन फर्स्ट, कोई डाउट? नहीं, कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्लियर। फिर मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम्स कितने हैं, 6 मैच द कॉलम दिख रहे, नहीं 4 दिख रहे, 5 दिख रहे, ठीक है। तो मैच द कॉलम्स में कोई डाउट, मैच द कॉलम में कोई डाउट? देख लो सभी बच्चे अच्छे से। क्वेश्चन 9 फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, उस पर आता हूँ। गोपाल बोल रहा है रेस 2 में है, मैंने की कर नहीं पाया, कल कर नहीं पाया, इसलिए आज पूछ सकता हूँ, हाँ करते 2 मिनट। सोहम बोल रहा है क्वेश्चन 9, जो भी डाउट है भेज दो, और क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 2 के पहले भेजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, in a straight conducting wire a constant current is flowing from left to right due to source of EMF. When the source is switched off, the direction of induced current in the wire will be, तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा, इंड्यूस करंट क्या चाहता है कि जो करंट का रेट ऑफ चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। अब आप अगर ईएमएफ हटा रहे हो, बाहर वाला जो ईएमएफ हटा रहे हो, तो इंड्यूस करंट चाहेगा करंट मेंटेन करना, ठीक है, तो सेम आना चाहिए, ठीक है। चलो अब रेस 2 में कुछ बच्चे डाउट बोल रहे हैं, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट मान लो। सोहम बोल रहा है लेकिन इंडक्टर तो है ही नहीं, है ना। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन पूछा सोहम आपने, आप बोल रहे हो कि इंडक्टर तो है ही नहीं। ये बताओ एक स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा था, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है वो हमने। एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट है, तो करंट होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है क्या, बोलो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लूप बन जाते हैं ना अंदर भी, हमने पढ़ा है ना, कंडक्टर के अंदर भी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स भी लिंक होगा,
और फ्लक्स भी लिंक होगा तो एक सिंगल कंडक्टर का भी कुछ सेल्फ इंडक्शन होगा। यस, चलो अब हम इतना सा सुन के रुक जाएंगे क्या कि इसका सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होगा? सेल्फ इंडक्शन निकालेंगे नहीं, कितना होगा बोलो? क्या हमको सेल्फ इंडक्शन फाइंड नहीं करना चाहिए? इसका कितना होगा? बताओ, क्या हमको इसका सेल्फ इंडक्शन फाइंड नहीं करना चाहिए? चलो कैसे निकालोगे सर? सिलेंड्रिकल शेल मारकर एनर्जी लिख के कर सकते हैं। यस, बिल्कुल सही है ना। आप क्या करना है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकालना। अंदर एनर्जी स्टोर कैसे निकालोगे? इसके अंदर सिलेंड्रिकल शेल्स मान लेना, ठीक है। आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेल्स एज्यूम कर लीजिएगा। हमने करा है ये तो क्लास में, सिलेंड्रिकल शेल्स मानकर इसके अंदर कितनी एनर्जी मैंने तुमसे करवाया था, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेल के अंदर कितनी कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? मान लो करंट डेंसिटी J है, तो म्यू नॉट बाई 2 J क्रॉस R ये होती है, मैग्नीट्यूड होती है म्यू नॉट J R, रेडियस R पे जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड। तो हाफ V स्क्वायर बाय म्यू नॉट ये होता था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम, वॉल्यूम लिखोगे 2 पाई R dr इंटू लेंथ, लेंथ मैंने मान ली इसकी L, ये हो गया वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये हो गई एनर्जी स्टोर। एनर्जी स्टोर कहां से कहा? अंदर अंदर की बात चल रही है अपनी, तो 0 टू A रेडियस या R रेडियस जो भी है वायर की, ठीक है। तो वायर के अंदर अंदर जो फील्ड है उसकी एनर्जी निकाल रहा हूं, बाहर की क्यों नहीं निकाल रहा? बाहर फील्ड बदल जाती है, बाहर की फील्ड ही अलग आती है, ठीक है। बाहर की फील्ड अगर लिख कर एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एक मिनट देखो, ये इनसाइड आ गई, आउटसाइड वाली भी चेक कर लो 2 मिनट जरा। तो हाफ बाहर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई इन द वायर, जो भी वायर में करंट आई है, अपॉन 2 पाई आर इसका स्क्वायर बाय म्यू नॉट, और बाहर वही शेल का एरिया लिखा 2 पाई, शेल का वॉल्यूम लिखा 2 पाई आर डी आर एल, ये लिखोगे बाहर की एनर्जी। जब बाहर लिखने जाओगे ना तो देखो नीचे एक आर का स्क्वायर ऊपर एक आर, तो 1 अपॉन आर बचेगा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, और एल एन आर में जब लिमिट डालोगे तो वायर की सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक डालना है तुमको। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इन्फिनिटी तक प्रेजेंट है, समझ में आ रही बात? आउटसाइड अगर आपको एनर्जी निकालना है तो इन्फिनिटी तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर फंसोगे, देखो आप, दिख रहा है कि आप फंसने वाले हो यहाँ पे, है ना? क्यों फंसोगे बताओ, क्या प्रॉब्लम आएगी? लिमिट कैसे रखेंगे? यस, एल एन इंफिनिटी कैसे रखोगे, ठीक है। चलो हाँ, तो अब इसलिए मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको बता दिया कि बाहर की एनर्जी आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको जीरो मानना है। जो वायर के अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी लिंक्ड है उससे आपको सेल्फ इंडक्शन एज्यूम करना है, ठीक है बस। और जो भी सेल्फ इंडक्शन से एनर्जी आएगी, ये वाली एनर्जी, इसको लिख देना हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो वायर के अंदर अंदर जो फील्ड से उसका सेल्फ इंडक्शन क्रिएट होगा वो मिल जाएगा। और ये ऑफकोर्स जे को तो भैया आई बाय पाई आर स्क्वायर कन्वर्ट कर लेना, समझ में आ रही बात? जो अंदर अंदर की एनर्जी है उसको हाफ एल आई स्क्वायर से इक्वेट करना, सेल्फ इंडक्शन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हम बहुत बढ़िया यार, आपने एक अच्छी चीज पूछ ली, ठीक है। और बताओ कोई डाउट इसमें? मॉड्यूल फिर 100% कंप्लीट मान लो, मॉड्यूल कंप्लीट इसी का, यस ठीक है। रेस वेस में कुछ डाउट बच रहा हो किसी का तो बता दो मुझको, रेस में कोई डाउट हो तो भेज दो जल्दी से। रेस 2 का 8, जस्ट अ मिनट, एसी की रेस 2 का 8, एसी की रेस 2 का 8, a box in a box z of unknown element L or R or any other combination
एक बॉक्स के अंदर कोई अननोन एलिमेंट है जिससे Z क्रिएट हो रहा है, एंड AC वोल्टेज लगाया आपने E नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव इज अप्लाइड एंड द करंट इन द सर्किट वाज फाउंड टू बी I नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और साथ में कुछ लिखने की कोशिश करिए, जब पाई वाई कुछ लिखने की कोशिश करिए, द अननोन एलिमेंट इन द बॉक्स में भी। तो ये तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, मतलब प्रिंटेड क्या, यही नहीं दिख रहा है। अच्छा 9th बोल रहे हो आप, तो ये कैसे करा फिर आपने यार, 8 तो प्रिंटेड ही समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। तो प्लस पाई/2 जैसा लग रहा है मुझको, करंट आगे वोल्टेज पीछे, तो मुझे लग रहा है कि करंट आगे वोल्टेज पीछे कैपेसिटर बोला होगा। इसका आंसर देखो मैं 8 का क्या दिया है, थर्ड दिया है आंसर, तो सॉरी, अदर कैपेसिटर रजिस्टर एंड इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो ढंग से लिखा नहीं, देखो तो कैसे करेंगे। अच्छा मिस्टेक की तो इसने लीव कर दिया, वेरी गुड। रेस 2 का 9 बोला आपने, 9 देख लेता हूँ मैं। An NC circuit containing 800 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor is in series with a 15 ohm resistance. They are connected to 230 volt 50 hertz AC supply. Obtain total power consumed near to. Total power निकालना है तो VRMS IRMS cos phi कर दो, या सिंपली IRMS के स्क्वायर इनटू R कर दो। तो IRMS कितना आएगा, 230 वोल्ट का AC सिग्नल है, डिवाइड बाय Z, Z हो जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर, R कितना दिया था 15 ओम, प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। अब एक्सएल और एक्ससी सब निकालना पड़ेगा, आप मेहनत करो थोड़ी सी इसमें। ये हो गया आई का स्क्वायर इनटू आर, ये आ जाएगा आंसर पावर का। ठीक, समझे क्या क्या करना है। सर्किट में करंट क्या आने वाला है, रजिस्टर से करंट क्या, आई स्क्वायर आर कर दिया। चलो, और कोई डाउट, रेस वेस कंप्लीट हो गई क्या, असाइनमेंट वगैरह में किसी को डाउट, डन कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर हम पोल्स ऑसिलेशन के बारे में मैं चाह रहा था कि कुछ चीजें अपन और डिटेल में समझ ले आज, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको है ना डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, फिर मैंने सोचा यार फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, तो अपन 2 मिनट लगेगा प्रूव करने में, तो थोड़ा सा प्रूव वगैरह कर ले तो चेंज भी हो जाएगा उससे। ठीक है, वेदांत बोल रहा है एससीबी में क्वेश्चन 18। वेदांत अपन अभी एससीबी डिस्कस नहीं कर रहे थे, तो एससीबी किसकी एससीबी क्या, मतलब कुछ तो बताओ, कौन सी एससीबी का कौन सा क्वेश्चन है क्या। एसी, तो एसी अपन बाद में करेंगे बेटा, है ना, जब डिस्कस करेंगे एसी तब देख लेंगे एससीबी से। ठीक है, चलो अब आ जाओ वापस से फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में आपको कुछ बताने चाह रहा था मैं। तो व्हाट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन, एक स्प्रिंग से हमने किसी मास को कनेक्ट करा, तो सपोज यहाँ पे विस्कस लिक्विड भी है, नीचे विस्कस लिक्विड है, जिससे ड्रैग फोर्स भी क्रिएट हो सकता है ना, जिससे ड्रैग फोर्स भी क्रिएट हो सकता है। देन फिर हमने मास पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना स्टार्ट करा, वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है एफ नॉट साइन ओमेगा टी। एक्सटर्नल फोर्स को अपन ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं। ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा मान ली, ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा मान ली। अच्छा, हाँ हम फोर्स्ड ऑसिलेशन को थोड़ा डिटेल में वापस से समझ रहे हैं। ठीक है, ब्लॉक पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया विच इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स बिकॉज यही फाइनली चीजों को ड्राइव करता है, और इस ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है। ठीक, अच्छा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट में दे देता हूँ आपको के है और मास एम दे दिया, तो ये दोनों अपने आपस में जो नेचुरल इनकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो रूट के टाइम होती है। ये हो गई सिस्टम की नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विस्कस फ्लूइड है उसकी वजह से जो विस्कस ड्रैग फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो बीवी मैंने बोल दिया, और डायरेक्शन ऑफ कोर्स अपोजिट टू वेलोसिटी, सपोज वेलोसिटी इधर है तो विस्कस ड्रैग फोर्स पीछे दिखा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं अपन। मैंने मान लिया कि मास का एक्सेलरेशन भी इधर है और स्प्रिंग में इलोंगेशन भी इस डायरेक्शन में हुआ था, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन है तो स्प्रिंग फोर्स kx का भी लगा दी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो एफ बी ड्राइव विस्कस ड्रैग फोर्स मैग्नीट्यूड bv है kx प्लस bv। ठीक है,
प्लस एक्सटर्नल फोर्स एफ नॉट sin ओमेगा टी, ये सारे फोर्सेस लग गए। दिस शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। चलो अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, अच्छा मैंने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखानी है और फोर्स को अपोजिट लग रहे हैं तो मुझे माइनस लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है और सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो उधर की तरफ है ना? आई शुड पुट अ माइनस साइन हियर। ये क्लियर हो रहा है? कुछ तो बताओ। यस ठीक है। चलो तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, ये दोनों टर्म को भी उधर ले जाता हूं, तो मास इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, माइनस डी तो उधर है प्लस डी, इसको इधर लेके आ रहा है ऐसा मान लो, b इनटू b को लिखा dx by dt प्लस के माइनस f नॉट sin ओमेगा, तो माइनस साइन अपन फेज में ले सकते हैं ना, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है, माइनस साइन को फेज में ले सकते हैं अपन, m से डिवाइड करो तो ये इक्वेशन बनेगी। अगेन दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x के अलावा एक टाइम का एक फंक्शन वाला टर्म और भी है, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसका सॉल्यूशन का तरीका हमको नहीं आता, वो मैं भी आपको बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका नहीं आता। अब इसको सॉल्व करे बिना हमको फाइनल आंसर लिखना है, तो मैंने आपको इसके जैसी एक चीज ऑलरेडी करा रखी है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था इसको बिना सॉल्व करे ट्रिक यूज करते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इस सर्किट में अगर मैं एक एसी पोटेंशियल लगा दूं V नॉट sin ओमेगा टी, सो वी नो व्हाट इज द करंट इन द सर्किट। यहाँ पे करंट की आप इक्वेशन लिख सकते हो, करंट की इक्वेशन आती है I नॉट sin ओमेगा टी, वोल्टेज आगे होता है तो इसको फेज में पीछे बोल दूंगा, यू नो ये करंट आता है, पता है ना आपको, है ना? यस। अब आप करंट जानते हो तो कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ कैपेसिटर Vc, कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप वो करंट से पाई बाय 2 फेज पीछे होता है, करंट आगे पोटेंशियल पीछे इन कैपेसिटर, वो कितना लिखेंगे अपन, तो जो उससे करंट फ्लो कर रहा है इनटू xc इनटू sin ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2, ऐसा लिख दोगे, ये Vc आ जाएगा हमारे पास। Vc आ गया तो कैपेसिटर का चार्ज भी आ जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर वो होगा C इंटू उसका पोटेंशियल ड्रॉप, तो C इंटू उसका पोटेंशियल ड्रॉप कर दो, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान दो कि जो करंट सर्किट में है और जो जो करंट था सर्किट में और जो चार्ज ऑफ सर्किट है, ये दोनों का फेज ही अलग है, पाई बाय 2 फेज डिफरेंस है, और पीक वैल्यू में भी यहाँ पर कुछ सी भी मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है, एक्सी भी मल्टीप्लाई हुआ है, विच कंटेन्स अ टर्म ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर मैं एक्सी की वैल्यू वगैरह रख दूं यहाँ पर, तो एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, दिस इज 1 बाय ओमेगा सी, तो दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट बाय ओमेगा इंटू साइन ओमेगा सी माइनस 5 प्लस 5/2, ठीक है। तो एक चीज पहले तो आपको यहाँ ये समझना है कि करंट जब मैक्सिमम होता है रेजोनेंस में, हमने रेजोनेंस पढ़ा है एसी सर्किट में, तो वहां करंट मैक्सिमम होता है। when current is maximum it's not necessary at the same instant this charge will also be maximum, चार्ज की पीक वैल्यू भी मैक्सिमम है, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज चार्ज में भी एक ओमेगा का टर्म आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छे से देखो, है ना? चलो यहाँ का चार्ज मतलब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का चार्ज मतलब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम मतलब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का आ गया, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ का रेजोनेंस जो सिचुएशन होती थी उसमें अपन बोलते थे कि सर्किट में करंट मैक्सिमम है, वो यहाँ पे किससे रिलेट होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम, ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक चीज तो हमको यहाँ ये समझना है कि इस डैम्ड एसएचएम की सिचुएशन विद फोर्स्ड एसएचएम में जब ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसकी जो भी आरएमएस वेलोसिटी या जो भी मीन वेलोसिटी आने वाली है उसकी पीक वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट सिचुएशन एंड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होना, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होना, ये दोनों अलग होती है। ये क्लियर हुआ क्या? इन दिस सिचुएशन
वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड वो मैक्सिमम होना अलग है। ये क्लियर? ये अच्छे से समझ में आ रहा है? क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया है ना। अब आपको चार्ज तो लिखते आ गया ना, तो चार्ज लिखते आ गया तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी तो लिख सकते हो, यहाँ का चार्ज लिखते आता है तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट भी तो लिख सकते हो। तो मैं जरा इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करूं, आई नॉट की इक्वेशन लिख देता हूं मैं। आई नॉट क्या था, आई नॉट को कैसे लिख सकता हूं मैं, वी नॉट बाय जेड, है ना। तो आई नॉट को वी नॉट बाय जेड लिख देता हूँ, ओमेगा इंटू जेड, और जेड की वैल्यू क्या थी, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल को लिख दो ओमेगा एल, एक्सी को लिख दो 1 बाय ओमेगा सी। ये हो गया आई नॉट की वैल्यू, तो आई नॉट बाय ओमेगा, ये आई नॉट बाय ओमेगा, और ये साइन वाइन तो एसएचएम कराने वाला टर्म है, इससे मुझे इंटरेस्ट की ज्यादा फिलहाल, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, जो हमारे पोटेंशियल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है और उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से करंट भी ऑसिलेट कर रहा है। तो पोटेंशियल और करंट यहाँ पर उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं जो हमारे पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी थी। इन टर्न यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, फाइनली वेलोसिटी हो चाहे करंट, वेलोसिटी हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही आएगी। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पर इस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बनेगी ना एसएचएम जैसी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी। इस रेजोनेंट ये जो ओमेगा नॉट होता है, इसका रोल नहीं आ रहा, दिख रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। और वेरेज हमने डैम्प्ड एसएचएम में क्या पढ़ा था, याद करो, डैम्प्ड एसएचएम में हमने पढ़ा था कि जो डैम्पिंग के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो बदल जाती है, ठीक है, डैम्पिंग के साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है ना, वो पढ़ा था ना, रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? डैम्पिंग के साथ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी वो बदल जाती है, ठीक है। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स की ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ ड्राइव करती है, ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ ड्राइव करती है, ठीक। चलो, अब मैं चार्ज यहाँ पे लिख पाया हूँ, चार्ज की मुझे पीक वैल्यू दिख रही है, तो मैं यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट की पीक वैल्यू लिख सकता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड। मैं बाकी साइन वाइन वाला जो टर्म है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल, फिलहाल मैं चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी वो लिखूं। तो फोर्स एसएचएम में जो एम्पलीट्यूड आता है, यहाँ पर भी पार्टिकल एसएचएम जैसे ही करेगा, उसकी एक्स की इक्वेशन कुछ एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कुछ फेज वेज बनेगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो वी नॉट के जैसी चीज यहाँ एफ नॉट है, वी नॉट के जैसी चीज एफ नॉट है, डिवाइडेड बाय ओमेगा बाहर, रूट ओवर आर स्क्वायर, आर को यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, प्लस ओमेगा इंटू एल, एल को लिखेंगे मास, माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू के, 1 अपॉन सी इज इक्वल टू के स्क्वायर। देखो मैंने इस इक्वेशन को देख के ये लिख दिया, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो मैंने चार्ज में जो एम्पलीट्यूड दिख रहा था चार्ज का, उसको उसको उससे मैंने सारे चीजों को रिलेट करके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड लिख दिया। ये समझ में आ रहा है क्या? आर इक्वल टू बी वी है या बी, आर ओनली बी होता है ना, रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू बी ओनली, ठीक है। जो फोर्स होता है वो बी इंटू वी, और जो वहां रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो आई इंटू आर। आई इज इक्वल टू वेलोसिटी, आई मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आई इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, और रजिस्टर इज इक्वल टू बी, वहां पे रजिस्टर और यहाँ का बी इक्वलेंट होते हैं। चलो अब इसको थोड़ा अरेंज करते, ये ओमेगा अंदर ले जाओ, थोड़ा सा अरेंज करो, तो a इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ओमेगा अंदर ले गए, रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे अंदर m अच्छा नहीं लग रहा, मैं m को कॉमन लेना चाह रहा हूँ, m को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो बाहर में m लेके आ गया, तो यहाँ पे मुझे m स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस अंदर ओमेगा, ये m को मैं बाहर ले गया तो उसका स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे स्क्वायर तो वो बाहर m चला गया, तो यहाँ पे बचा ओमेगा, और एक ओमेगा मैंने अंदर भेजा था ना, वो भी मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे,
वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ओमेगा का स्क्वायर, अंदर ओमेगा माइनस के बाय एम ओमेगा का स्क्वायर। देखो ये इक्वेशन आएगी, देख लो अच्छे से, ठीक है। ये मुझे एम अच्छा नहीं लग रहा, मैंने एम कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ ओमेगा, यहाँ पे बचा के बाय ओमेगा, जो ओमेगा जो मैंने एम बाहर लिया, एम का स्क्वायर बाहर आया, यहाँ एम का स्क्वायर, इसमें भी मैंने एम स्क्वायर से डिवाइड करा और एम स्क्वायर बाहर लेके उसका बाहर रूट एम लिख दिया। ये एम को चाहो तो ऊपर ले जाके लिख दो, ठीक है। अब होल स्क्वायर ओपन करो, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा सा अरेंज करो, देखो क्या आएगा। होल स्क्वायर ओपन करो, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करो, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इसे सॉल्व करो, चेक करो क्या आएगा। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये के बाय एम, इसको मैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख दूं, ओमेगा नॉट लिख दूं, ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख दूं, है ना। दिस इज के बाय एम नथिंग बट ओमेगा नॉट का स्क्वायर, दिस इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। चलो थोड़ा यहाँ से एक काम करो, ओमेगा बाहर ले लो, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर और ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है क्या? ये समझ में आया मैंने क्या करा? ये क्या यही इक्वेशन बताई थी क्या मैंने आपको पिछली क्लास में एम्पलीट्यूड की? चेक करो जरा, एफ नॉट बाय एम अपॉन या एचसीवी में जो देखा था, देखो एचसीवी में क्या आई थी इक्वेशन, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट दीजिए। चलो सेम टू सेम, ठीक है। तो रचित बोल रहा है इनकरेक्ट है, जस्ट अ मिनट। हाँ एचसीवी में जो इक्वेशन है उसमें ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ठीक है। और वेरे मेरी इक्वेशन में भी तो यही है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, और साथ में लिखा है बी ओमेगा बाय एम का स्क्वायर, सेम टू सेम जो इक्वेशन है ना। चलो सेम टू सेम है। देखो मैंने अभी तुम्हारे सामने ये एससीवी से कंपेयर करा, मुझे याद नहीं थी इक्वेशन, पिछली बार भी याद नहीं थी मुझे, तो मैंने तो कंपेयर करके पहले लिख दी और मैंने चेक करा एससीवी में सेम इक्वेशन लिखी है, ठीक है। चलो अब मुझसे ईशान पूछ रहा है के एल होल स्क्वायर नहीं लिख पाया था आपने, अच्छा तो वो पिछली क्लास में उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो भी मैंने बताया था पिछली क्लास में, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया, है ना, ठीक है। और बी और आर में एनालॉजी कैसे आई ये एक बार फिर से बता देता हूं मैं। देखो यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बीवी है, और रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो आईआर आता है। पोटेंशियल ड्रॉप और फोर्स इक्विवेलेंट होते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप और फोर्स इक्विवेलेंट होते हैं, वेलोसिटी और उधर करंट इक्विवेलेंट होते हैं, वेलोसिटी और करंट इक्विवेलेंट होते हैं। तो जो डैम्पिंग फोर्स है उससे जो आने वाला फोर्स है और रजिस्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ये इक्वल जैसी चीज दिख रही है ना, आई इधर V, तो R और B इक्विवेलेंट आ गए, यस, ठीक है। चलो तो आपके डाउट वाउट सब खत्म। तो देखा है जैसे यहाँ पे चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू का जो एक्सप्रेशन आया, उससे हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड जो है वो लिख दिया अपन ने, क्लियर अभी? ठीक है चलो, हाँ टफ चीज को आसान कर लिया हमने। ये इक्वेशन सॉल्व करके फंसते हैं अपन, मैं करा मतलब मैंने भी सही बोलूं तो देखा ही नहीं इसका सॉल्यूशन कैसे आता है। मुझे पता तो है इंजीनियरिंग में कैसे सॉल्व करते हैं, पर अब पूरा सॉल्व करना बहुत लेंदी होता है इसका, मुझे ये भी पता है। तो वो चीज को बहुत आसान कर लिया हमने रिलेट करके, ठीक है। कंपैरिजन वाला मेथड बहुत अच्छा है। और असर बोल रहा है
तो to solve the mechanics equation formally requires Fourier transform and some other theorem. I don't remember the name of it. हाँ, मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। अथर को पता है शायद कुछ सॉल्व करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना, पर इसको बिना सॉल्व करे ही हमने यहाँ पर एम्पलीट्यूड निकाल दिया। कितना बढ़िया लगता है ना, मजा आता है ये देख के, ठीक है। चलो मजा वजह तो ठीक है, अब आपको याद क्या क्या रखना है। देखो ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन कभी आ जाए तो हमें करते आना चाहिए। तो ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमें याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो आपको मैंने निकालना सिखा दिया, फटाफट प्रैक्टिस करना 2-4 बार निकालने की, या कॉपी पेस्ट कर, मत करना, या कर लेना कॉपी पेस्ट, 1-2 बार इसको डिराइव करना घर पे, ठीक है। जब डिराइव करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती है। पहली चीज तो ये याद करना है आपको कि एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या है। दूसरी चीज ये याद रखना है आपको कि द सिचुएशन फॉर करंट मैक्सिमम हियर इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी मैक्सिमम जो सिचुएशन होती है वो रेजोनेंस होता है, एसी सर्किट का रेजोनेंस और यहाँ की वेलोसिटी मैक्सिमम इक्विवेलेंट चीज है, ठीक है। ये बात समझ में आई है ना, उसका अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, वो सोचते हैं अपन। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन दिस ओमेगा व्हिच इज द फोर्स ड्राइविंग फोर्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ड्राइविंग फोर्स की किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, ये सोचते हैं बाबा, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स की किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। तो मुझे बता सकते हो क्या, मुझे बता सकते हो क्या। ओमेगा नॉट पे नहीं आता सिद्धेश, ओमेगा नॉट पे नहीं आता। जब एसी सर्किट में हम इस वोल्टेज की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से मैच करते हैं, तो वहां पर करंट मैक्सिमम होता है, करंट मैक्सिमम इक्विवेलेंट टू यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम। जब ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस ओमेगा नॉट से मैच करती है तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड से वो एसएचएम करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी मोशन में वो मैक्सिमम पॉसिबल होगी, ठीक है। दैट इज नॉट इक्वल टू एक्स मैक्सिमम होना। ए मैक्सिमम ओमेगा नॉट पे नहीं होता, ए मैक्सिमम ओमेगा नॉट पे नहीं होता है, वो किस पर होगा बताओ। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन है तुम्हारे पास ए की विथ ओमेगा, डिफरेंशिएट करो, निकालो किस ओमेगा पे मैक्सिमम होगा, आता है आपको मैक्सिमम मिनिमा से, डिफरेंशिएट करके करो। दो मिनट पहले लिख ले, हाँ लिख लीजिए, जो जो तुम्हें लिखना है समझ में आ रहा है वो चीज लिख लीजिए। नोट कर लो फटाफट, चीजें समझ लो अच्छे से, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से लिख लो। ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में इम्प्रिंट होना चाहिए कि एसी में रेजोनेंस और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होने का केस इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम होना, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे होता था, यहाँ पर वो उस सिचुएशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर कई बार लोग रेजोनेंस एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना बोलते हैं, तो एसी का रेजोनेंस और यहाँ पर जिसको रेजोनेंस बोलते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है। चलो ईशान बोल रहा है आया आंसर, क्या आया ईशान। ओमेगा बाय बी का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा इंटू बी का स्क्वायर, नहीं ये गलत दिख रहा है मुझको ईशान आपका। गगनदीप आपको वो ओमेगा निकालना है जिसपे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा,
अथर्व का आ रहा है बी स्क्वायर बाय 2m² माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का रूट। तो अथर्व का जो आंसर है मैं वो लिख के देखता बताता हूँ यहाँ पर, मुझे वो लग रहा है कि सही है। रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस सिद्धेश गामा के टर्म में जरा बिल्कुल सही सिद्धेश, बी स्क्वायर बाय 2m²। हाँ, होल रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2m²। यस, ठीक है, बी स्क्वायर बाय 2m²। यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, b बाय 2m को गामा बोलते थे, याद करो। b बाय 2m को हमने गामा डिफाइन करा था ना, गामा डैम्पिंग रेशो b बाय 2m, इसको हमने गामा डिफाइन करा था। तो ये गामा से रिलेट करो अगर, तो गामा स्क्वायर का डबल है ये, 2 गामा स्क्वायर है। चलो, आपने डिफरेंशिएट करके चेक करा ना कि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे ए मैक्सिमम हो रहा है, तो दिस इज रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस ओमेगा फॉर ए टू बी मैक्स। और यहीं पर एससीबी ने गलत कर रखा है। एससीबी में ये जो 2m है ना, इसको 2m का होल स्क्वायर कर दिया उन्होंने। एससीबी में यहाँ पे मिस्टेक है, तो हम गलत, 4m² नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल रहा है उसने सॉल्व करा, नहीं बाकी सब बच्चों का अलग आया। तो मैंने भी सब करके देखा हुआ है, मैं आपको, मेरे को करा हुआ है सब, ये सब तो यही आता है, याद है मुझे कि ऐसे ही कुछ आता है, ठीक है। 2 गामा का स्क्वायर ही बनता है। चलो, ठीक है। तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि एससीबी में यहाँ पर गलती है। आप एससीबी में, आपके पास जो एससीबी है ना, उसमें पेज नंबर, जैसे मेरे पास जो एससीबी है उस पर ये पेज नंबर है 242। 242 पे उन्होंने फोर्स डेसिशन दिया है। तो एससीबी में फोर्स डेसिशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम की जो कंडीशन दे दी ना उन्होंने, ये 2m का होल स्क्वायर कर दिया उन्होंने, ये 2m का होल स्क्वायर कर दिया, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली ये ओमेगा आता है जिस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और एक और चीज ध्यान से देखो, ये अपना जो डैम्पिंग एसएचएम वाली फ्रीक्वेंसी आती ना, विथ डैम्पिंग, विथ डैम्पिंग हमने पढ़ा था सर्किट जिस रेजोनेंस जिस फ्रीक्वेंसी से एसएचएम करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, वो आती है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। डैम्प्ड एसएचएम में अपन ने पढ़ा था ना, ये वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी से सर्किट एसएचएम करता है, इसको बोल देंगे डैम्पिंग वाली एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके जैसा एक्सप्रेशन है, पर एग्जैक्ट वो नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं है, इनफैक्ट उससे स्मॉलर है ये, दिख रहा है, उससे स्मॉलर है, ठीक है। चलो, एससीबी में गलती है, गोपाल, इसने गगनदीप ने भी चेक करा, बिल्कुल सही, वो देख लेना आप, एससीबी में मिस्टेक है। और आपको अब ये ध्यान रखना है कि जो जो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा आती है, उससे कम जो डैम्प्ड एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो आती है। और फोर्स्ड एसएचएम में रेजोनेंस के लिए, इसको मैं ओमेगा आर बोल देता हूँ, ओमेगा स्मॉल आर कर देते हैं, रेजोनेंस स्मॉल आर या कैपिटल आर, जो तुम्हारी इच्छा हो। रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिस पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वो इन सब में सबसे छोटी आती है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे 2 गामा है तो सबसे छोटा हो जाएगा। और अगर आपसे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम करवाने के लिए पूछेंगे, तो फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होना चाहिए, तो ओमेगा नॉट ही होना चाहिए। क्लियर, ये आ रहा है क्या पॉइंट समझ में? यस, ओके, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया है, क्वेश्चन आता है ऐसा, मैंने देखा है बुक्स में मिलता है ऐसा क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। You just need to remember the different angular frequencies. There is one angular frequency which is of damped SHM. Damped SHM जब होता है, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, सिर्फ damped SHM है, तो damped SHM में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है SHM की, वो ये आती है, उसको मैंने ओमेगा डी बोल दिया। फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो तो फोर्स की होती है,
लेकिन अगर फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाए तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा आर, वो सबसे कम आती है। और सर्किट की अपनी खुद की एक नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो ओमेगा नॉट होती है। डैम्पिंग भी नहीं हो, फोर्स भी नहीं लगे, तो अपनी जो अपनी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है वो ओमेगा नॉट होती है। चलो, ये फोर्स एसएचएम और डैम्प्ड एसएचएम की सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई है ना। क्वेश्चन इसमें कैसे होते हैं, सिर्फ ये फॉर्मूले ये सब थ्योरी याद हो तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब गोपाल पूछ रहा है डैम्प्ड एसएचएम के क्वेश्चंस कन्वर्ट करके ही करना चाहिए या मैकेनिक्स से। जैसा आपको अच्छा लगे। देखो, डैम्प्ड एसएचएम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं सारे, कन्वर्ट ना भी करो तो भी। क्वेश्चन मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कैसे थे। एम्पलीट्यूड कितने टाइम में आधा हो जाएगा वो पूछ लिया, या टाइम दे दिया तो बी पूछ लिया। बी वहां पे एम्पलीट्यूड आधा होने का टाइम अपन ने पढ़ा था 1/γ/2 होता है, तो उससे फिर गामा निकलवा के फिर गामा से कुछ और निकलवा सकते हो, है ना। तो कुछ इजी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है। मेंस का टॉपिक है ये, मेंस में ही आएगा ये सब चीजें। और कहने को मेंस का टॉपिक है, लेकिन है कितनी डिटेल, डेप्थ बहुत है इस टॉपिक के। फॉर्मूले याद रखो, सब क्वेश्चन इजी लगेंगे। चलो, क्लियर। एडवांस के सिलेबस में नहीं है ये सब। जितना भी अपन ने डैम्प्ड एसएचएम वगैरह पढ़ा है ना, डैम्प्ड एसएचएम, फोर्स्ड एसएचएम, ये सब एडवांस में नहीं है, ये सिर्फ मेंस के लिए पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। चलो, हाँ, तो हम बोल रहा है क्लियर तो है लेकिन याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एडवांस में कॉम्पिटिशन बना के दे सकते हैं, हाँ हो सकता है दे सकते हैं। याद करो, 2-4 बार रिवाइज करो चीजें। याद करना मुश्किल है, मैं भी एग्री करता हूँ, मुझे खुद को याद नहीं था ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन, तो याद करना मुश्किल तो है। 4-5 बार डिराइव करो, अपने किसी फ्रेंड को पढ़ा दो घर में, अपने कोई भी फ्रेंड को बोलो कि चल आज को मैं डैम्प्ड एसएचएम पढ़ाता हूँ। तो मैंने एक चीज ये जरूर देखी कि पढ़ाने से चीजें याद हो जाती है, तो वो आप करके देख सकते हो, ठीक है। चलो, दीवार पर लिखकर चिपका लो, है ना, वो भी बढ़िया रहेगा। ओके, सो फिर आज हम यही रुकते हैं। मैं नया चैप्टर आज स्टार्ट कराने के मूड में नहीं हूँ, अपन ऐसे ही पूरा कर रहे हैं आज, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में लेकिन अपन जो भी आपका डिस्कशन एसी का पेंडिंग है, कल की क्लास में क्या क्या करके लाना है, सारे रेस असाइनमेंट 100% कर लाओ एसी का, एसी की एससीबी भी करके लेके आ जाओ, ठीक है। कल आप क्वेश्चन बैंक करके लेके आ जाओ। हाँ, तो एसी जो भी अपना डिस्कशन है, ईशान बोल रहा है एससीबी बाद में, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं ईशान, 18 क्वेश्चन है, तुम आधे घंटे में कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। 19, हाँ 19 से तो क्या आधे घंटे में हो जाएंगे, ठीक है। अरे जितने भी है थोड़े से क्वेश्चन है, वो सब आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे तुमसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन को अटकेगा अटकेगा, बाकी तो सब इजी है, ठीक है। चलो, तो एसी की एसी भी पूरी करके लाओ, अपन कल डिस्कस कर लेते हैं, कल इसको फिनिश करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीकली असाइनमेंट और एससीबी और हाँ 1 2 3 4 छोड़ के बाकी चीजें, क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन पूछना हो आपको तो वो भी पूछ लेना। मतलब कल आप पूछने के लिए बिल्कुल फ्री हो, सारी चीजें कंप्लीट करके लेके आओ, जो पूछना है पूछ लेना। ये कंप्लीट कर कर फिर अपन स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स में कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये भी बता देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में हम सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, आपका मॉड्यूल मॉडर्न फिजिक्स का देखना, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, EP5 है आई थिंक, वो EP5, उसमें मॉडर्न फिजिक्स में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैथोड रे वगैरह थोड़ा बहुत स्टार्टिंग दिया हुआ है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, उसके बाद अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट करने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा केमिस्ट्री का कॉपी पेस्ट चलेगा, केमिस्ट्री में जितनी चीजें पड़ेगी सबकी सब वही होगा, तो केमिस्ट्री का एटॉमिक रिवाइज कर लो, फिजिक्स का सब कुछ आ जाएगा आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो केमिस्ट्री से डिफरेंस वाली कुछ चीजें हैं वो भी पढ़ेंगे अपन, जैसे हम पढ़ेंगे कोलिजन्स, एटॉमिक कोलिजन्स वो केमिस्ट्री में नहीं कराते, वो अपन करेंगे, ठीक है। तो वो चीज सीखेंगे अपन। ये होने के बाद एक कोलिजन्स ही है जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे एक्सरे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे टॉपिक्स है। उसके बाद आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर फिजिक्स भी केमिस्ट्री का सब कुछ है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री कुछ पढ़ाया क्या अभी, रेडियो एक्टिविटी वगैरह नहीं पढ़ाया? अच्छा, उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, कब होने वाला है, कुछ आइडिया? नहीं पता, टाइम है अभी, अच्छा
चलो अगर वहां पढ़ा रहता तो यहाँ बहुत हेल्प मिलती है हमको, है ना। सॉलिड जी चल रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि हाँ मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना, अच्छा लगेगा। वैसे तो हम सारी चीज क्लास में करेंगे, पर आप एनसीईआरटी पढ़ते रहोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, और अब यहाँ पढ़ेंगे तो वहां हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है। पर केमिस्ट्री में जो चीजें होती है ना, थोड़ा सा याद रखने की चीजें ज्यादा होती है। फिजिक्स में हम थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो एक स्लाइड फ्लेवर में फर्क मिलेगा। हो सकता है केमिस्ट्री में आपको डेप्थ में ज्यादा डिटेल मिले, कई सारे ऐसी चीजें पता चले जो हम फिजिक्स में नहीं बताएंगे। जैसे रिएक्शंस के बारे में ज्यादा अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना। रिएक्शन याद करने पे भी अपन फोकस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में होता है वो सब। फिजिक्स में हम थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड ज्यादा चीजें चलती है, जैसा थर्मो में हुआ था, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम सही बोल रहा है, केमिस्ट्री में थोड़ा नहीं ज्यादा याद करना होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और संडे तक कोई और होमवर्क भी नहीं देने वाला मैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा था कि अपन मॉडर्न थोड़ा लेट ही करे, क्योंकि मॉडर्न का 1 या 2 लेक्चर होगा और फिर होमवर्क मिल जाएगा उसका बिगिनर बॉक्स, ठीक है, इसलिए। चलो, ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आज जल्दी एंड कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आज जल्दी, मतलब मैं चालू कर दूंगा अभी, फिर पेंडिंग होमवर्क हो जाएगा आपका, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं करे, आप लोग होमवर्क होमवर्क कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, थैंक यू।